हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका मेजर टेस्ट नंबर 2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये टेस्ट हुआ था आपके 6/7/2025 को, और जो कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र है SST विषय का, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके इस चैनल पर आपको मिलने वाला है 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन, रीट लेवल 1 की टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन, रीट लेवल 2 SST के सॉल्यूशन और रीट लेवल 2 साइंस मैथ के जो भी कलाम एकेडमी के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पेपर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हो तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल के साथ बने रहे, और आपको इस पर कलाम एकेडमी के जितने भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पेपर के सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज मेजर टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में आपको दे रखे हैं, सूची 1 में ए नंबर दे रखा है, देखो प्लेटो। तो प्लेटो का जो संबंध आएगा वो आपके रहने वाला है भाई ऑप्शन नंबर 4 से, कि राज्य व्यक्ति का विरुद्ध जो रूप होता है उसे प्लेटो कहा था, प्लेटो ने ये बात बताई थी। फिर आता है आपके जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने आ जाया था आपके राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसने कहा? तो जॉन लॉक का ये कथन रहने वाला है। फिर आता है हेगल। तो हेगल ने कहा था कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसने कहा? तो ये हेगल ने कहा था भाई। और नेक्स्ट कहा था मार्क्स ने। तो मार्क्स ने कहा था कि राज्य है वो शोषण का एक यंत्र है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके इसमें सही हो जाएगा। ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 1 है और डी में 2 रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर, मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है, ये कथन किसका है? कि जो मेरी आत्मा है इसका जो निवास स्थान है वो राज्य के अंदर है, ये कहने वाले आपका आ जाएगा विक्टर प्रोडेरा। विक्टर जो प्रोडेरा है, इन्होंने कहा था कि जो मेरी आत्मा है इसका निवास राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थक विचारक कौन थे? तो राज्य उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन करने वाला आ जाएगा आपके ओपनहाइमर, ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत है इसको सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला आ जाएगा आपके वॉन गिरियक जो है, इन्होंने बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन थे जो लौकिक संप्रभुता का समर्थन नहीं करते थे? तो वो आपका आ जाएगा जॉन ऑस्टिन जो है, इन्होंने लौकिक संप्रभुता का समर्थन कभी भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 नंबर क्वेश्चन देखो, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? तो राजनीतिक संप्रभुता की जो अवधारणा है इसे सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो वह आपके आ जाएगा इसमें जॉन लॉक ने इसे प्रस्तुत किया था भाई। तो भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो भाई आप, ताकि आगे कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन इस यूट्यूब पे डालूंगा मैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक बात है कि जैसे कोई भी आप किसी को भी देखोगे कि वो यही बात बताते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज़ के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं या जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है वो आप ज्वाइन करो, ताकि अच्छे से अच्छे आप स्कोर कर सको आगे एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि जो गलतियाँ हम टेस्ट सीरीज़ में कर देते हैं ना, वो फिर हम एग्ज़ाम में कभी गलती नहीं करते हैं। इसलिए जितने हो सकते हैं उतने आप टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट दो और फिर उन टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख लो एक बार, ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है देखो, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के लिए इन 3 अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधारा नहीं है। कि जीवन जो है वो जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के लिए इन 3 अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधारा कौन सी नहीं है? तो वो आपके इसमें रहने वाली अभी मार्क्सवाद जो है वो इन तीनों का है वो समर्थन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 8 नंबर, समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, ये कथन है। तो विचार जो समाज के विरुद्ध जो अधिकार है वो परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहने वाले आपके मिलेंगे मिल ने कहा था। किसने कहा था? तो मिल ने यह बोला था कि समाज के विरुद्ध अगर अधिकार किसी को दिए जा रहे हैं तो वो परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 9 नंबर, अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थिति है जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके है लॉस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट नोजिक द्वारा दिए गए न्याय के हकदारी सिद्धांत के 3 सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो जो रॉबर्ट नोजिक ने जो सिद्धांत दिए थे हकदारी सिद्धांत, उसमें 3 सिद्धांत दिए गए थे
और उसमें से तीनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो वो आपका जाएगा इसमें पुनः वितरण का जो सिद्धांत है वो इसमें नहीं रहने वाला है। बाकी स्वैच्छिक स्थानांतरण है, सुधार है, प्रारंभिक अधिग्रहण भी इसमें रहने वाला है, जबकि पुनः वितरण है ये इसमें नहीं आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा है। तो जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा है उदारवादी। नेक्स्ट देखो, प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका आ जाएगा उत्पादन और वितरण भिन्न है, ये इसमें सही नहीं रहने वाला है, बाकी इसमें सही है भाई। नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन, जितनी प्रभुसत्ताएं होती है उतने ही राज्य होते हैं, ये कथन किसका है। तो जितनी प्रभुसत्ताएं होती है उतने ही राज्य होते हैं, ये कहने वाला आपको मिलेंगे मैकाइवर। ये कथन किसका है बताओ। मैकाइवर का कथन रहने वाला है कि जितनी प्रभुसत्ताएं होती है उतने ही राज्य होते हैं भाई। नेक्स्ट देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान था, इसके लिए कोई विज्ञान नहीं हो सकता। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में कहा गया कि राजनीतिक विज्ञान था जिसके लिए कोई भी विज्ञान नहीं हो सकता। तो ये कथन कहने वाले आ जाएंगे आपके दांते जर्मिनो के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को पराअनुभववादी बताने वाले विचारक है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को पराअनुभववादी सिद्धांत बताने वाले विचारक कौन थे। तो वह आपका जाएगा रॉबर्ट टेहल। रॉबर्ट टेहल ने कहा था कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ये एक पराअनुभववादी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्वों तथ्यात्मक और करणात्मक और मूल्यात्मक की चर्चा किसने की है। तो इसमें आपका आ जाएगा सेबाइन ने इन तीनों की चर्चा की है भाई। नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है भाई। तो वो आपका आ जाएगा राज्य एवं सरकार दोनों का जो अध्ययन करता है उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, कौन सा समूह राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित यानी कि राजनीतिक सिद्धांत कौन सा है जो कि परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित रहने वाला है। तो वो आपका आ जाएगा डनिंग और मैक्लिवेन और सेबाइन, इन तीनों के जो राजनीतिक समूह सिद्धांत है वो परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित रहते हैं भाई। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कौन है। तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है वो आपका आ जाएगा मैकियावली। कौन रहने वाले जनक। तो मैकियावली इसके जनक रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर, राजनीति विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान जो है वो आपका आ जाएगी सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट देखो 21 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण है वो नहीं है वो पूछा आपको। तो इसमें आपका जाएगा तथ्यों के अध्ययन पर बल देना, ये इसमें लक्षण नहीं रहने वाला है, जबकि अमूर्त स्वरूप इसका लक्षण है, काल्पनिकता भी इसका लक्षण है और दार्शनिक पर बल देना ये भी इसका लक्षण है, लेकिन तथ्यों के अध्ययन पर बल देना ये इसका लक्षण नहीं रहने वाला है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है। तो व्यवहारवाद आपका जाएगा तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित विचारधारा है। नेक्स्ट देखो 23 नंबर, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। तो प्रासंगिकता के जो सिद्धांत है इसका संबंध किससे रहता है। तो वो आपका जाएगा उत्तर व्यवहारवाद से इसका संबंध रहता है भाई। तो 23 का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर, व्यवहारवाद का अगला कदम उत्तर व्यवहारवाद है जो वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है। यानी कि व्यवहारवाद का जो कदम है वो उत्तर व्यवहारवाद है और जो कि वास्तव में एक क्रांति है, इसका है वो श्रेय किसे जाता है। तो वो आपका जाएगा डेविड ईस्टन को इसका श्रेय जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर, निम्नलिखित उपायों में से किसके या किन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। तो मुद्रा आपूर्ति के अंदर जो वृद्धि होती है वो आपके आ जाएगा कथन नंबर पहला देखो, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना। तो इससे बिल्कुल सही है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। दूसरा देखो, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, तो उस करेंसी से नहीं होता है भाई, प्रतिभूति अगर खरीद रहा है या क्रय कर रही है सरकार तो उससे हो सकता है, और ये आपके गलत हो जाएगा। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, तो अगर केंद्र सरकार कुछ ले रही है तो इसका मतलब ये भी इसमें शामिल रहने वाला है, तो ये भी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करेगा। और चौथा आपको दे रहा, केंद्रीय बैंकों द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियां विक्रय करना नहीं है, जो चीज़ बैंक ले रही है, जैसे केंद्रीय बैंक से ऋण ले रही है तो वो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करेगा, और अगर प्रतिभूतियां क्रय कर रही है तो वो भी आपके इसमें आपूर्ति में वृद्धि करेगा। तो 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका
सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो 26 नंबर क्वेश्चन, M2 को परिभाषित किया जा सकता है। तो M2 क्या है? तो M2 इसमें आ जाएगा M1 प्लस बैंक के पास समय जमा, यानी कि M1 के अगर आप प्लस में करोगे, बैंक के पास जो समय जमा है वो जमा करोगे, प्लस उन दोनों का योग करोगे तो आपको M3 मिलने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें निम्नलिखित में से परिणात्मक साख नियंत्रण पद्धति की पहचान कीजिए। इसमें से आपको साख नियंत्रण पद्धति की पहचान करनी थी। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है बैंक दर। तो बैंक दर इसके अंदर साख नियंत्रण पद्धति में रहने वाली है। तो पहला आ जाएगा बैंक दर आ जाएगी, और दूसरा आ जाएगा आपके खुले बाजार की क्रियाएं भी रहने वाली है, और चौथा आ जाएगा इसमें परिवर्तनशील संचय अनुपात भी रहने वाला है, और 6 के अंदर आने वाली है वैधानिक सरलता अनुपात, यानी कि 1, 2, 4 और 6, यानी कि बैंक दर भी इसमें रहने वाली है, खुले बाजार की क्रियाएं भी रहने वाली है, परिवर्तनशील संचय अनुपात भी रहने वाला है, और वैधानिक तरलता अनुपात भी इसके अंदर रहने वाला है। तो 1, 2, 4 और 6, ऑप्शन नंबर 1 इसका आपके सही रहने वाला है भाई। 1, 2, 4 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? तो इसमें आपके रहने वाला है सर्वाधिक जो तरलता अनुपात है, ये इसमें रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर, वर्ष प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती है? तो सरकार इसमें से कौन सी कार्रवाई कर सकती है? तो वो आपके इसमें रहने वाली राजस्व में कमी लाना भी सरकार कर सकती है, और उत्पादों यानी कि सब्सिडी युक्तिकरण जो है इसको भी ला सकती है। तो ऑप्शन 1 और 2, यानी कि इसमें ऑप्शन और 1 जो है वो आपके इसमें सही हो जाएगा भाई, कि राजस्व में कमी भी ला सकती है सरकार, और उत्पादों का युक्तिकरण भी कर सकती है अगर घाटे को कम करना हो तो। नेक्स्ट देखो 30 नंबर, वित्त वर्ष 2025-26 तक केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो राजकोषीय घाटे को 4.5% रखने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, कि राजकोषीय जो घाटा है वो 4.5% तक ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। एक दे रखा है आपको पद, और सूची 2 में आपको दे रखी है व्याख्या। तो आपको इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सबसे पहला दे रखा है देखो राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय जो घाटा है वो आपका आ जाएगी ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियां की तुलना में कुल व्यय की जो अधिकता होती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और बजटीय घाटा, तो बजटीय घाटा आपका आ जाएगा कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता है तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। और राजस्व घाटा, तो वो आपका आ जाएगा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। प्राथमिक जो घाटा है वो आ जाएगा आपके ऋण दानों और ब्याज अदायगी को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में जो कुल व्यय की अधिकता होती है उसे आप प्राथमिक घाटा भी कह सकते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें आपकी क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 32 नंबर क्वेश्चन, समंकों का माध्य विचलन न्यूनतम होगा यदि उसे मापा गया हो। यदि उसको माध्यिका के अंदर मापा गया हो तो उसमें माध्य विचलन है वो न्यूनतम होगा भाई। तो माध्य विचलन। नेक्स्ट देखो 33 नंबर, 12वीं कक्षा की परीक्षा में सांख्यिकी विषय में 10 विद्यार्थियों के अंक निम्नलिखित है। इसमें आपको बहुलक का मूल्य क्या होगा? तो बहुलक मतलब होता है कि भाई जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही बहुलक होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? 48 एक बार, 2 बार और 3 बार 48 आ रहा है, तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा? 48 रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर, माध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। तो माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य जो एक प्रयोग सिद्ध संबंध है वो आपका रहने वाला है बहुलक माइनस माध्य बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? तो इसमें आपके जो कथन सही रहने वाला है वो आपका जाएगा देखो, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण को नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल गलत है, ये नीति आयोग द्वारा इसमें जारी नहीं किया जाता है। और कथन नंबर 2 दे रखा है, यह सूचकांक 5 उप सूचकांकों के आधार पर जारी किया गया है। बिल्कुल सही है, ये जो सूचकांक आता है स्वास्थ्य सूचकांक, ये 5 उप सूचकांकों के आधार पर इसको जारी किया जाता है भाई। और राजस्थान इस सूचकांक में 12वें स्थान पर रहा है, ये भी इसमें कथन बिल्कुल सही है कि राजस्थान का अगर आप स्थान देखोगे तो राजस्थान इसमें 12वें स्थान पर रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है पूछा गया है।
तो कौन सा इसमें नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत है वो नहीं है, तो वो आपका आ जाएगा संगतता जो है वो इसका सिद्धांत नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है? तो हरित लेखांकन यानी कि पर्यावरण जो लेखांकन होता है इसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर निम्न में से कितनी रही थी? तो इसमें जो बेरोजगारी दर है वो आपके रही थी 3.2% रही थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना था। तो इसमें पहला दे रखा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो 1999 की है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 की है, ये इसमें गलत हो जाएगा। अंत्योदय योजना 2000 की है, बिल्कुल सही है। मनरेगा योजना 2006 की है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सभी इसमें सुमेलित रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI का संकेतक नहीं है। तो भौतिक गुणवत्ता का जो सूचकांक नहीं है वो आपको इसमें बताना था, तो वो आ जाएगा आय व जीवन स्तर जो है वो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का स्तर नहीं रहने वाला है भाई, ठीक है ना। बाकी जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर है और बुनियादी साक्षरता दर है, ये इसमें भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 41 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो 2 कथन दे रखे हैं आपको, इसमें सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है देखो, इस रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI, तो ये इसमें बिल्कुल आपके सत्य कथन रहने वाला है। और दूसरा देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 0.685 के स्कोर के साथ बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर रहा है, यानी कि इसके अंदर मानव विकास रिपोर्ट के अंदर बांग्लादेश के बराबर भारत की स्थिति है, अभी देख लो आप, ठीक है। यानी कि दोनों ही कथन इसमें सत्य है, तो आप क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A और B दोनों। नेक्स्ट देखो 42 नंबर, व्यक्ति जिसको उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पर्याप्त कार्य नहीं मिलता है, जिसके कारण उत्पादन में उनका योगदान है उनकी क्षमता तथा दक्षता से काफ़ी कम होता है, इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं अभी संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो 43 नंबर, निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो चक्रीय जो बेरोजगारी होती है इसका प्रमुख कारण कौन सा है? तो वो आपका आ जाएगा कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल जाने की जो नाकाबिलियत होती है, इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि कुशलता का अभाव है तो उसने व्यवसाय को ही बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर, यदि x एवं y वस्तु पूर्ण स्थापन हो तो IC की आकृति कैसी होगी? तो IC की जो आकृति है वो कैसी होगी? तो इसमें आपका आ जाएगा सीधी रेखा में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 45 नंबर, पूर्ति वक्र स्थिर रहने पर यदि मांग वक्र दाएं की ओर खिसकता है तो संतुलन मात्रा एवं संतुलन कीमत क्रम से क्या होगी? तो इसमें संतुलन मात्रा और जो कीमत है वो क्रम से बढ़ेगी और बढ़ेगी, दोनों ही बढ़ने वाली है अभी, संतुलन मात्रा भी बढ़ेगी और संतुलन कीमत भी इसमें बढ़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर, यदि वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में 15% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच कितनी होगी? तो इसमें जो मांग की कीमत लोच है वो आपसे 1 के इकाई से भी कम रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर, नीचे गिरते हुए सामान्य मांग वक्र का कारण क्या है? तो नीचे गिरते हुए जो सामान्य मांग वक्र होता है उसका कारण आता है आय व प्रतिस्थापन प्रभाव, दोनों इसमें रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर, गिफिन वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो गिफिन वस्तु के संबंध में इसमें आपको जो सही रहने वाला है वो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि आय है वो आय प्रभाव अधिक होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से, कि आय का जो प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या होता है भाई अधिक रहता है, हमेशा ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आप 49 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा SDG 5 जो है वो लैंगिक समानता दे रखा है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी SDG 1 जो है वो शून्य गरीबी करना है, SDG 4 जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का है, SDG 7 जो है वो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता का है। तो इसमें ये सभी सही है, लेकिन 3 नंबर है वो इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला है अभी। और 50 नंबर क्वेश्चन देखो, वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के अनुपात में उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर करता है तो एक उपभोक्ता को क्या होता है? तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है भाई, कि जो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता है उसके अनुपात में अगर उसकी कीमत बराबर हो अनुपात में
तो उपयोगिता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। कि किस मुगल सम्राट ने गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया कर फिर से लागू कर दिया था? तो जजिया कर लगाने वाला गैर मुसलमान लोगों पर जो कर लग रहा था वह जजिया कर कहते थे। और ये कर है वो किस मुगल सम्राट ने वापस लगाया था? तो वो आपके इसमें रहने वाला है औरंगजेब ने जजिया कर को वापस लगाया था भाई। और जजिया कर जो है वो गैर मुसलमान यानी कि मुसलमानों पर यह कर नहीं लगता था, मुसलमानों के अलावा जितने भी धर्म थे उन सब पर यह कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला दे रखा है काबुली वाला मस्जिद जो कि पानीपत के अंदर है, ये हुमायूं का है, ये इसमें गलत आ जाएगा। जबकि रोहतांसगढ़ का किला जो है पंजाब के अंदर वो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित है। और फतेहपुर सीकरी जो आगरा के अंदर है ये अकबर ने बनवाया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली के अंदर है ये औरंगजेब ने निर्माण किया था। लेकिन काबुली वाला मस्जिद जो पानीपत हरियाणा के अंदर है इसका निर्माण हुमायूं ने नहीं किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर, अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मनसबदारों की कुल कितनी श्रेणियां बताई गई है? तो इसमें मनसबदारों की जो कुल श्रेणियां बताई गई है वो आपके रहने वाली है 33 श्रेणियां बताई गई है मनसबदारों की। नेक्स्ट देखो भाई 54 नंबर, मुगल काल में कारकुन का संबंध किससे था? तो मुगल काल में जो कारकुन था इसका संबंध है वो किससे था? तो वो आपके आ जाएगा परगने का जो लिपिक था, यानी कि जो एलडीसी होता है अभी वर्तमान का जो एलडीसी, उस समय का जो लिपिक था यानी कि जो लेखा जोखा करता था पूरे राज्य का, उसको कहते थे कारकुन। कारकुन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखो भाई 55 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर ने किस चित्रकार को आगरा की चित्रकला का प्रमुख या मुख्य बनाया था? तो जहांगीर ने आगा रिजा जो है इसे जो आगरा की चित्रकला है इसका प्रमुख या फिर मुख्य नियुक्त किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो श्रमिकों का नेतृत्व है वो किसने किया था? तो वो आपका आ जाएगा भाई इसमें फादर गेफेन जो है इन्होंने श्रमिकों का नेतृत्व किया था, जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध किया था। और कब किया? तो 22 जनवरी 1905 के अंदर किया था भाई। नेक्स्ट देखो भाई 57 नंबर क्वेश्चन, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि कब हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवेस्क जो संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में ये कब हुई थी? तो इसकी डेट आ जाएगी आपके 3 मार्च 1918 के अंदर जर्मनी और रूस के बीच ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि की गई थी। नेक्स्ट देखो भाई 58 नंबर क्वेश्चन, 1765 के क्वार्टिंग अधिनियम द्वारा, तो क्वार्टिंग जो अधिनियम आया था क्वार्टिंग, इसके द्वारा आपके आ जाएगा भाई अमेरिकन बस्तियों को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। जो अमेरिकन बस्तियां थी उनको ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, जो कि 1765 के क्वार्टिंग अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट देखो भाई 59 नंबर, टाउन सेट द्वारा लागू करों को कब समाप्त किया गया? तो टाउन सेट के द्वारा जो कर लागू किए गए थे उनको समाप्त कब किया गया? तो वो आ जाएगा 1770 ईस्वी के अंदर इन करों को समाप्त किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई? तो रूसो द्वारा कौन सी कृति और नहीं लिखी गई? तो देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये तो रूसो द्वारा लिखी गई है, एनिमल ये भी लिखी गई है, और डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस तो इसमें भी उन्होंने लिखा था रूसो ने। जबकि ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस जो है ये पुस्तक है वो रूसो की नहीं रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका इसमें हो जाएगा कि रूसो की पुस्तक है वो ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस जो है इसकी पुस्तक नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट देखो भाई 61 नंबर क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव 1940 से संबंधित असत्य कथन है। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना था। तो पहला कथन दे रखा है, युद्ध के बाद संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का एक निकाय बनाया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ये कथन इसके अंदर लिखा हुआ था अगस्त प्रस्ताव में कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा उसके बाद संविधान निर्माण के लिए एक भारतीय लोगों का ही प्रतिनिधित्व बनाया जाएगा जो कि संविधान का ढांचा तैयार करेगा। दूसरा दे रखा है, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है, यह भी इसमें सही है। और तीसरा दे रखा था, युद्ध सलाहकार परिषद की नियुक्ति की जाएगी, तो ये भी इसमें सही दे रखा है। और भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार दिया जाएगा, ये इसमें कथन गलत दे रखा है भाई। भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने का जो अधिकार है ये इसमें नहीं कहा गया है, लेकिन ये कथन इसमें आपके असत्य रहने वाला है, बाकी सभी कथन है वो सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई
62 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, तो वो आपका आ जाएगा बनारस के 1905 के अधिवेशन के अंदर स्वदेशी का प्रस्ताव है वो स्वीकार किया गया था भाई। 63 नंबर देखो, रुहेलखंड में 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो किसने किया था। तो रुहेलखंड के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले आपका आ जाएगा खान बहादुर ने नेतृत्व किया था भाई। नेक्स्ट देखो 64 नंबर, कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर गांधी जी ने किस आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित किया था। तो वो आपका आ जाएगा नमक सत्याग्रह के अंदर गांधी जी ने महिलाओं को शामिल किया था। तो इसमें किसके कहने पर किया, तो वो आ जाएगा आपके कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर गांधी जी ने महिलाओं को भी नमक सत्याग्रह के अंदर शामिल किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। तो द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है ये आपके रहने वाली है सुभाष चंद्र बोस जी की किताब रहने वाली है, द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट देखो भाई, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था। तो शिमला सम्मेलन के अंदर जो कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था वो आपका आ जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था भाई। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्यक्रम असहयोग आंदोलन का चरण या हिस्सा नहीं थे। तो निम्न में से कौन सा है वो चरण है वो असहयोग आंदोलन का नहीं था, वो आपको इसमें बताना था। तो सबसे पहला दे रखा है उपाधियों या ब्रिटिश सेवाओं का परित्याग करना। तो ये आपके असहयोग आंदोलन का चरण या हिस्सा कौन सा थे कौन से वो आपको बताने हैं। तो पहला हिस्सा इसमें था कि उपाधियाँ और ब्रिटिश जो सेवाएँ थी उनका आपको त्याग करना है। तो बिल्कुल इसमें ये रहने वाली है कि जितनी भी अंग्रेज़ों के द्वारा उपाधियाँ दी गई है या जितनी भी अंग्रेज़ों के द्वारा सेवाएं दी गई है उन सब का तुरंत ही त्याग किया जाता है। दूसरा है सेना एवं पुलिस का बहिष्कार किया गया। बिल्कुल सही है, सेना और पुलिस का भी क्या किया गया, बहिष्कार किया गया था। और तीसरा दे रखा है विदेशी माल का बहिष्कार। बिल्कुल सही है, जो ब्रिटिश माल आ रहा था उसका भी बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाया गया। यानी कि कथन नंबर 1, 2 और तीनों ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो घटनाओं को काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सी पहले घटित हुई है, कौन सी उसके बाद घटित हुई है। तो इसमें आपके सबसे पहले रहने वाली है देखो, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है सबसे पहले। और प्रिंस ऑफ वेल्स जैसे ही भारत आते हैं फिर होती है आपके चोरा चोरी घटना होती है जो कि 1922 के अंदर हुई थी। फिर आता है साइमन कमीशन। इसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया 1927 के अंदर। और महात्मा गांधी का दांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो यानी कि सबसे पहले आता है प्रिंस वेल्स का भारत आगमन हुआ था। फिर हुई थी चोरा चोरी हत्याकांड। फिर आता है साइमन कमीशन का विरोध। फिर आता है आपके महात्मा गांधी का दांडी मार्च। यानी कि 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके एकदम करेक्ट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट देखो, विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना कब की थी। तो मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना 1899 के अंदर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखो 70 नंबर क्वेश्चन, उदारवादियों की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी थी। कि जो उदारवादी है उनकी जो नीतियां हैं वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति रहने वाली है। ये संज्ञा देने वाले कौन थे। तो वो आपके आ जाएगा विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि जो उदारवादी अपनी नीतियां बता रहे हैं ये राजनीतिक की भिक्षावृत्ति के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर, द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी भाई। तो ये आपके इसमें रहने वाला है अशोक मेहता ने लिखी थी। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की पुस्तक रहने वाली है। नेक्स्ट देखो भाई 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के 1857 के विद्रोह का कारण बनने का सकारात्मक लक्षण नहीं था। तो 1857 के विद्रोह का जो कारण बना उसमें सकारात्मक लक्षण कौन सा नहीं था। तो इसमें आपके रहने वाला है शिक्षा का आधुनिकीकरण जो है ये सकारात्मक लक्षण नहीं रहा था। बाकी सामाजिक सुधार का कानून, 1856 का धार्मिक आपत्ति नियम, मिशनरियों को प्रोत्साहन, ये सब इसमें सकारात्मक थे। लेकिन शिक्षा का जो आधुनिकीकरण है ये इसमें है वो सकारात्मक लक्षण नहीं रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 73 नंबर, वर्ष 1857 में हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो 1857 में जो घटनाएं हुई थी उसमें आपको सही क्रम बताना था कि पहले घटना कौन सी घटित हुई उसके बाद कौन सी हुई। तो सबसे पहले आते हैं मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। और मंगल पांडे को फांसी देने के बाद 10 मई को मेरठ में हो जाता है विद्रोह शुरू। तो उसके बाद मेरठ में हो गया विद्रोह शुरू। और फिर मेरठ के सैनिक गए थे दिल्ली, तब बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया स्वीकार
कर लिया था और नेतृत्व स्वीकार करने के बाद लखनऊ में विद्रोह शुरू हो गया था। यानी कि जैसा क्रम दे रखा उसी क्रम में ये व्यवस्थित कर दो आप, 1 2 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 नंबर, स्वदेशी आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने के लिए एक स्वयं सेवक संगठन स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने के लिए एक स्वदेशी संगठन जिसे स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया था, तो ये किसने तैयार किया था? तो वो आपके इसमें रहने वाला है भाई अश्विनी कुमार दत्त द्वारा इसे तैयार किया गया था, स्वदेशी बांधव समिति, ताकि कोई भी स्वदेशी आंदोलन हो या फिर कोई भी आंदोलन हो ताकि सभी को एक साथ सबको बुलाया जा सके, इसलिए समिति का निर्माण किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। वो समिति थी स्वदेशी बांधव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 नंबर, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का सही क्रम क्या है? तो गांधी जी का जो आंदोलन किए थे गांधी जी ने, उसमें उनका सही क्रम कौन सा रहने वाला वो आपको बताना है। तो इसमें देखो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो चंपारण के अंदर किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो सबसे पहले आ जाएगा चंपारण आंदोलन। और उसके बाद आपके रहने वाला अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनको न्याय दिलाया था, तो दूसरे नंबर पर रहने वाला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इसके बाद आपके आ जाएगा खेड़ा किसान आंदोलन, तो 3 नंबर पे आ जाएगा खेड़ा किसान आंदोलन। और 4 पे आ जाएगा आपके रॉलेट एक्ट, यानी कि 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। तो क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? तो वो आ जाएगा भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। ये इस क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि जितने भी भारतीय नेता हैं इनको जो युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें भारतीय सैनिकों को या फिर भारतीय नेताओं को सम्मिलित करना और उनका समर्थन प्राप्त करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 दे रखा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले किस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त क्रांति कहा गया था? तो स्वतः स्फूर्त क्रांति किस आंदोलन को कहा गया? तो वो आ जाएगी आपके भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन इतना मतलब लास्ट में अग्रेसिव हो गया था कि अब तो ये अंग्रेज है वो भागने ही वाले हैं, और सब में एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि बस थोड़ी सी और देर है, बस अब तो हम आज़ाद होने वाले हैं, इसलिए वह स्वतः स्फूर्त क्रांति कहा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 नंबर, वर्जीनिया का वह प्रतिनिधि जिसने 7 जून 1576 ईस्वी को महाद्वीपीय कांग्रेस में उपनिवेशों की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था, तो वह आपके रहने वाले रिचर्ड हेनरी ली, इन्होंने ये स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था भाई। नेक्स्ट देखो, फ्रांस की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखो घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित करना था, और ये घटना है फ्रांस की क्रांति से संबंधित रखती है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा टेनिस कोर्ट की शपथ, फिर आएगा आपके मानवाधिकारों की घोषणा, यानी कि 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर आएगा आपके मानवाधिकारों की घोषणा, 3 पे आ जाएगा आपके महिलाओं का वर्षीय मार्च, 4 पे आ जाएगा आपके लुई सोलवे को मृत्युदंड, यानी कि इसमें 1 3 2 और 4 रहने वाला, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये एकदम करेक्ट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर, रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रूस के अंदर जो नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी वो लागू करने वाले थे आपके लेनिन ने आर्थिक नीति लागू की थी भाई। 81 देखो, निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक है। तो कोई भी अगर आप निर्णय करते हो तो आपको विचार में 12 तत्व हमेशा ही ध्यान में रख करके कोई निर्णय लेना चाहिए। ये तत्व बताने वाले विचारक कौन थे? तो वो आपके आ जाएगा इसमें सैकलर हडसन ने कहा था कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हो तो उसके जो ये 12 तत्व है, 12 जो फैक्टर है, इनको ध्यान में रख के ही कोई निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा चरण साइमन के निर्णय निर्माण का नहीं है? तो साइमन के निर्णय निर्माण का कारण या निर्माण का वो चरण नहीं रहने वाला, वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा प्रतिक्रिया जो है वो साइमन के अकॉर्डिंग निर्णय निर्माण का चरण है वो नहीं है। नेक्स्ट देखो 82 नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक जो पुस्तक है इसके लेखक आपके रहने वाले हैं साइमन ने ये पुस्तक लिखी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 नंबर, 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से किसी एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय करना है, यह कथन किसका है?
यानी कि निर्णय की परिभाषा बताई गई है कि निर्णय क्या है। तो उन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक अगर विकल्प आपके सामने हो तो व्यवहार्य विकल्प को एक विकल्प के रूप में चुन लेना कि हाँ भाई ये विकल्प जो है ये एकदम सही रहने वाला है, नैतिक रहने वाला है। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन आपके कहने वाला आ जाएगा टेरी ने कहा था कि 3-4 विकल्प हो उसमें से एक विकल्प का चयन कर लेना ही क्या कहता है, व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय करना कहलाता है। जिस प्रकार जैसे अभी आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी का निर्णय किया है, लेकिन भर्तियां तो अभी तक फोर्थ ग्रेड की आ रखी है, पुलिस की भी आ रखी है और आगे रेट भी आ रखी है, लेकिन आपने निर्णय क्या किया? सेकंड ग्रेड का किया। तो ये आपका क्या रहने वाला है? व्यवहार्य विकल्प रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर। नेतृत्व अक्सर परिस्थितियों के द्वारा बनता है और बिगड़ता है, ये कथन है। तो नेतृत्व अक्सर परिस्थितियों के द्वारा ही बनता है और परिस्थितियों के द्वारा ही बिगड़ता है, ये कथन कहने वाले कौन थे भाई? तो वो आपके आ जाएगा मिलेट ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 नंबर। बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व के गुण है। तो बर्नार्ड ने किसको बताया कि ये नेतृत्व के गुण है? तो इसमें सबसे पहला है निर्णय लेने की अगर क्षमता है आपके अंदर तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, और प्रोत्साहित करने की अगर आपके अंदर क्षमता है कि भाई कोई अगर डीमोटिवेट हो रहा है तो उसको मोटिवेट करना या प्रोत्साहित करने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। और जीवन शक्ति और धैर्य, आपके अंदर अगर जीवन शक्ति और धैर्य है तो आप भी नेतृत्व कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी कथन बताए थे बर्नार्ड ने कि अगर ये कथन आपके अंदर है तो आप एक अच्छे नेता बन सकते हो, एक अच्छा नेतृत्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 नंबर। द ग्रेट मैन थ्योरी संबंधित है। तो द ग्रेट मैन जो थ्योरी है ये आपके नेतृत्व से संबंधित रहने वाली है, द ग्रेट मैन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 नंबर। नेतृत्व की एलपीसी थ्योरी किसने विकसित की थी? तो नेतृत्व की एलपीसी जो थ्योरी है ये किसने विकसित की थी? तो ये विकसित करने वाले आ जाएंगे आपके फिडलर। ये थ्योरी है फिडलर ने विकसित की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 नंबर। कौन सा विचारक संप्रेषण को प्रबंध का हृदय कहलाता है या कहता है? यानी कि कौन सा विचारक है जो संप्रेषण को प्रबंधन का हृदय कहता है? तो ये कहने वाले आ जाएंगे आपके मिलेट ने कहा था कि जो संप्रेषण है वो प्रबंधन का हृदय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर। किथ डेविस ने संप्रेषण के कौन से प्रकार को ग्रेप वाइन या अंगूर लता कह करके संबोधित किया था? तो डेविस ने कौन से संप्रेषण को कहा है कि ये एक ग्रेप वाइन या फिर अंगूर लता कह करके पुकारा था? तो वो आपके रहने वाला है अनौपचारिक संप्रेषण जो है ये एक ग्रेप वाइन या फिर अंगूर लता के समान रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 नंबर। निम्न में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है? तो संचार का तत्व है वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा कठोरता जो है ये कोई संचार का तत्व नहीं है, बाकी स्पष्टता बिल्कुल रहने वाली है। सामयिक ये भी आपके संचार का तत्व रहने वाला है। निरंतरता ये भी आपके संचार का तत्व रहने वाला है, जबकि कठोरता जो है ये इसमें किसी भी प्रकार से संचार का तत्व नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो द्वारा दिया गया है? तो मैस्लो द्वारा दिए गए सिद्धांत कौन सा है इसमें? तो इसमें आपके रहने वाला है आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत जो है ये मैस्लो के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा एक नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है? तो नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा आपकी अधीनस्थ जो है ये नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट देखो 94 नंबर। निम्न में से कौन उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है? तो उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित आने वाले वो आपके रह जाएंगे एलन मेयो जो है ये उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 95 नंबर। निम्नांकित में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का कौन सा प्रतिवेदन ई गवर्नेंस के लिए समर्पित है? तो ई गवर्नेंस के लिए जो समर्पित आयोग था या प्रतिवेदन था वो आपके रहने वाला 11वां जो प्रतिवेदन है ये ई गवर्नेंस से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 96 नंबर। ये किसने अनुशंसा की कि मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ को पारदर्शिता की शपथ में परिवर्तित किया जाना चाहिए? कि जो मंत्रियों की जो गोपनीयता की शपथ होती है इसे पारदर्शिता की शपथ में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ये अनुशंसा देने वाले कौन थे? तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखा है संविधान समीक्षा आयोग ने ये कहा था। तो संविधान समीक्षा आयोग ने तो ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की थी, तो ये आप आ जाएगा गलत।
फिर दे रखा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रथम प्रतिवेदन जो है ये बिल्कुल यही कहता है कि जितने भी मंत्रियों की जो गोपनीयता की शपथ आती है इसे पारदर्शिता की शपथ में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 नंबर, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वर्ष है। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार जो आयोग है इसका गठन कब होता है, तो वो आ जाएगा आपके 1999 के अंदर, यानी कि 1999 के अंदर राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखो भाई 98 नंबर, सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था। तो सरकारी आयोग ने अपना जो प्रतिवेदन सौंपा था वो सौंपा 1987 के अंदर सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 नंबर, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो असुमेलित युग्म कौन सा है उसका आपको चयन करना था। तो सबसे पहले दे रखा है पॉल एप्पलबी रिपोर्ट, तो ये 1953 में आती है, और एडी गोरवाला रिपोर्ट 1951 में आती है, बिल्कुल सही है। डी संतानम समिति, इसकी स्थापना या इसका जो निर्माण हुआ 1964 के अंदर हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन वी.टी. कृष्णमाचारी समिति है ये 1968 के अंदर इसका निर्माण नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके असुमेलित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस आयोग या समिति ने यह सिफारिश की कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से की जानी चाहिए, कि जो ये वित्तीय वर्ष है इसकी शुरुआत हमेशा 1 नवंबर से करनी चाहिए। ये सुझाव देने वाली समिति कौन सी है, तो वो आपका आ जाएगी प्रथम प्रशासकीय सुधार आयोग ने ये सिफारिश की थी कि जो वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है ये हमेशा 1 प्रथम जो 1 नवंबर है इससे शुरू करना चाहिए। ये अनुशंसा करने वाली समिति है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 नंबर, लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 लागू हुआ था। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त जो एक्ट है 2013 ये कब लागू हुआ था, तो वो आपका आ जाएगा भाई 16 जनवरी 2014 के अंदर लागू हुआ था। लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट जो है वो 16 जनवरी 2014 के अंदर लागू होता है भाई। नेक्स्ट देखो, लोकपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नांकित में से कौन चयन समिति के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि चयन समिति का सदस्य है वो कौन नहीं होते, वो आपको इसमें बताना था। तो पहला दे रखा है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री इसका सदस्य होता है। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विधिवेता, ये भी इसका है वो क्या कहते हैं कि सदस्य होता है। और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये भी इसका सदस्य होता है। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, वो इसका सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें गलत रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 नंबर, भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत के अंदर लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला जो प्रथम राज्य है वो आपका आ जाएगा महाराष्ट्र राज्य है, जिसने प्रथम राज्य है जो लोकायुक्त संस्था को स्थापित किया था भाई। नेक्स्ट देखो 104 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है। यानी कि जो 2005 का जो अधिनियम आता है सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है। तो इसमें आपके रहने वाला है धारा 8(1) जो है, इसमें सूचना के प्रकटन से छूट विहित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 नंबर, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता। तो लोकायुक्त जो है उसके कार्य क्षेत्र से बाहर कौन सा है, इनकी कार्य की जांच कौन वो नहीं कर सकता। तो इसमें आपका आ जाएगा अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है इसकी जांच है वो लोकायुक्त नहीं कर सकता। बाकी भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, पद का दुरुपयोग कर रहा है उसकी जांच कर सकता है, अकर्मण्यता की वो जांच कर सकता है कि भाई कार्य कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, तो उसकी जांच भी लोकायुक्त कर सकता है। लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जो जाँच है ये लोकायुक्त के हाथ में भी नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 106 नंबर, लोकपाल संस्था के वेतन एवं भत्ते देय है। तो लोकपाल के जो भत्ते और जो वेतन देय होता है ये कौन सी निधि से दिया जाता है इसमें, तो वो आ जाएगा आपके संचित निधि से देय होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 नंबर, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवरोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है। तो कौन से प्रश्न है वो उद्देश्य की प्राप्ति, अवरोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है। तो वो आपके इसमें रहने वाले हैं भाई प्रत्यय विज्ञान जो प्रश्न है, प्रत्यय विज्ञान प्रश्न ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी सभी इसमें उपयुक्त रहने वाले हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रत्यय विज्ञान प्रश्न है वो उपयुक्त नहीं है। बाकी
दृष्टांत प्रश्न उपयुक्त है, व्याख्यात्मक प्रश्न भी उपयुक्त है और वर्गीकरण वाले प्रश्न भी इसमें उपयुक्त रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 नंबर। 108 में आपको दे रखा है एंडरसन व क्राथवाल द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक उद्देश्य की द्विआयामी वर्ग की मैं निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के आयाम में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा ज्ञान के आयाम में सम्मिलित नहीं है, तो वो आपके इसमें रहने वाला है अभी व्यवहारिक जो ज्ञान है वो इसमें सम्मिलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 109 नंबर। मूल्यों को स्वीकार करना, मूल्यों को प्राथमिकता देना तथा मूल्यों के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करना भावात्मक पक्ष के किस उद्देश्य के अंतर्गत समाहित है। तो ये भावात्मक पक्ष के किस उद्देश्य के अंतर्गत समाहित है, तो इसमें आपके रहने वाला है भाई अनुमूल्यन जो है इसके अंतर्गत ये समाहित रहने वाला है। तो 109 का ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 110 नंबर। नीचे कुछ आपको दे रखा है 110 नंबर कि नीचे कुछ अधिगम उद्देश्य दिए गए हैं और उपरोक्त अधिगम उद्देश्यों को निम्नांकित संज्ञानात्मक उद्देश्यों से सही मेल कीजिए। इनको आपको नीचे जो उद्देश्य दे रखे हैं इनको सही रूप से मेल करना था। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, पहला ए में दे रखा है सौर मंडल के मॉडल का प्रदर्शन करना। तो सौर मंडल के मॉडल का जो प्रदर्शन किया जाता है ये आपके रहने वाला है ज्ञान उपयोग के अंदर, यानी कि ए का आ जाएगा आपके 3 नंबर। तो ए में लिख दो 3 नंबर। फिर दे रखा है आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में विभेद करना। तो जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें होती है इसमें विभेद करने का जो सही संज्ञानात्मक उद्देश्य है वो आपके रहने वाला है विश्लेषण करना, कि आप दोनों के मध्य क्या कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका। फिर दे रखा है गुप्त बल की रचनाओं की पहचान करना। तो गुप्त बल की रचनाओं की अगर पहचान कर रहे हो तो इसमें आपके रहने वाला है ज्ञान, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा इसमें। फिर दे रखा है वर्तमान में सोशल मीडिया की उपयोगिता पर निर्णय लेना। तो सोशल मीडिया पर अगर आप निर्णय ले रहे हो तो वह आपके रहने वाला है मूल्यांकन के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 5 नंबर। तो इसमें आपके रहने वाला है 3, 2, 1 और 5। तो 3, 2, 1 और 5 कौन से ऑप्शन में देख लो आप, इसमें 3, 2, 1, 5 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इस पर बिल्कुल राइट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 नंबर। अवबोध उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो अवबोध उद्देश्य से कौन है वो संबंधित नहीं है। तो अनुवाद करना इससे संबंधित है, व्याख्या करना संबंधित है, उल्लेख करना भी संबंधित है, लेकिन अमूर्त संबंधों की उत्पत्ति करना ये इसका उद्देश्य संबंधित नहीं रहने वाला अभी। 112 नंबर देखो, कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र है जो ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है, तो इसमें आपके रहने वाला है भाई जो क्रियात्मक आता है यह ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 नंबर। सामाजिक अध्ययन संबंधों तथा ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक अंतः संबंधों का अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में ये कथन है। तो सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में जो उपरोक्त कथन दे रखा है ये किसने दिया था, तो ये कथन आ जाएगा आपके जेम्स हेमिंग का कथन रहने वाला है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 114 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो सामाजिक अध्ययन की जो विशेषताओं के साथ मेल नहीं खाता है वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि यह विभिन्न विषयों का एकीकृत उपागम न होकर योग मात्र है, ये इसका है विशेषता नहीं रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 नंबर। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा NCF 2005 द्वारा नहीं की गई। तो NCF 2005 ने किस कथन की अनुशंसा नहीं की है, तो वो आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 कि विश्व इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए। ये NCF के अंदर कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 नंबर। एक शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्य लिखता है क्योंकि छात्र अधिकारों और कर्तव्यों के बीच भेदभाव करने में सक्षम होंगे। ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। तो ये उद्देश्य है वो किसके अंतर्गत आएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपके समझ के अंतर्गत, कि जो निर्देशात्मक उद्देश्य लिखता है इससे छात्रों के जो अधिकार और कर्तव्य है उनमें वो भेदभाव करने में सक्षम होंगे, यानी कि उनकी समझ है वो विकसित हो रखी होगी, तो उसी उद्देश्य के अंतर्गत ये लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर दे रखा आपको। निम्नांकित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है। तो प्रोजेक्ट विधि का अवगुण आपके इसमें रहने वाला है भाई, ये अत्यधिक समय लगने वाली विधि होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो विधि है इसमें पहले प्रोजेक्ट बनाओ, उसकी योजना बनाओ, उपकरण बनाओ, उसके बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री इकट्ठी करो, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो ये इस विधि का अवगुण रहने वाला है। बाकी इसमें सभी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 नंबर, थॉमस एम रिस्क ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए थे। तो थॉमस एम रिस्क जो है इसने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए थे, तो वो आ जाएंगे आपके 3 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है। तो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है, कौन बनाता है, तो वो आ जाएगा आपके मस्तिष्क उत्प्लवन जो है ये है, वो रचनात्मक सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 नंबर, निम्नांकित में से किस एक विद्वान ने ब्रेन स्टॉर्मिंग के चरण दिए थे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के चरण देने वाला विद्वान कौन है, तो वो आ जाएगा आपके विल्सन ने ये चरण दिए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 121 नंबर, सामाजिक अनुवाचन विधि के चरण है। तो सामाजिक अनुवाचन विधि के चरण कौन कौन से वो आपको इसमें बताना था। तो सबसे पहला दे रखा है योजना बनाना, इसका एक चरण रहता है। फिर दे रखा है योजना को संचालित करना, भी इसका चरण रहता है भाई। फिर आता है इसका मूल्यांकन भी करना होता है, पहले योजना बनाओ, फिर उसका संचालन करो और फिर उसका मूल्यांकन भी करो कि भी जो योजना बनाई गई है वो कैसी चल रही है, कितनों को फ़ायदा हो रहा है, कितनों को नुकसान हो रहा है और क्या उसका ओवरऑल रिजल्ट है, वो भी उसका मूल्यांकन करना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही रहने वाला है। तो इसमें आ जाएगा विकल्प नंबर 1 आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 122 नंबर, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना सामाजिक विज्ञान की किस विधि के रूप में है। तो इसमें आपके आ जाएगा सामाजिकृत अभिव्यक्ति जो विधि है इसके अंतर्गत ये रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक भ्रमण की सीमा है। तो शैक्षिक भ्रमण की जो सीमा है वो आपके आ जाएगी छात्र संख्या अत्यधिक होने से आयोजन में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही है भाई, अगर छात्र अधिक है तो उनको एक साथ घुमाने ले जाना बहुत ही कठिन काम रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं। कोई इधर इस तरफ भाग रहा है, कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई लड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। इसलिए छात्रों की संख्या अगर अत्यधिक हो गई तो ये एक भ्रमण की कठिनाई या सीमा रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 नंबर, शिक्षण विद्यालय की आत्मा है। शिक्षण जो है वो विद्यालय की आत्मा है, ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहने वाला है आपके बाइनिंग एवं बाइनिंग ने कहा था कि जो शिक्षण है ये विद्यालय की आत्मा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 नंबर, क्षेत्रीय भ्रमण विधि की विशेषता है। तो क्षेत्रीय जो भ्रमण विधि है इसमें इंटरैक्टिव शिक्षण भी है, कक्षा की बोरियता मिटाना ये भी है, सामाजिक संपर्क बढ़ाना ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो इसकी विशेषता रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 नंबर, रेवदर, वालदा और बीजाथल क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। तो रेवदर है, वालदा है, बीजाथल क्षेत्र है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका आ जाएगा टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध रहने वाले हैं भाई। रेवदर, वालदा और बीजाथल क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 नंबर, राजस्थान स्विपनिंग एवं वीविंग मिल्स तथा श्री गोपाल इंडस्ट्रीज सूती वस्त्र संयंत्र करमे से स्थित है। तो राजस्थान स्विपनिंग और वीविंग मिल्स जो है और श्री गोपाल इंडस्ट्रीज सूती वस्त्र संयंत्र करमे से कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो वह आपका जाएगा गुलाबपुरा एवं कोटा के अंदर स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 128 नंबर, रिको द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित किया गया। तो रिको द्वारा जो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया। तो वो आ जाएगा त्यूरी, जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129 नंबर, डैश 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 अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है। तो अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई इंसेप्टी सॉइल से वो पाई जाती है, यानी कि 29 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु प्रदेशों की ओर पाई जाती है, यानी कि जो पर्वतीय मृदा है वो आपके इंसेप्टी सॉइल मृदा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 130 नंबर, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की पारिस्थितिकीय समस्या सैम से भीषण प्रभावित है। यानी कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सैम की समस्या से भीषण रूप से प्रभावित है। तो जिस जिलों में नहर से खेती होती है वहाँ पे आपकी सैम की समस्या तो बहुतायत रूप से रहती है। तो वो आ जाएगी गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर सैम की समस्या वो खतरनाक वाली है भाई। नेक्स्ट देखो, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में रक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसमें आपके आ जाएगा 12 जिले का रक्षित वन का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है, सर्वाधिक रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 नंबर,
राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई? तो राजस्थान वन नीति 2023 जो है ये कब जारी की गई? तो वो आपके आ जाएगा 5 जून को ये नीति जारी की गई। नेक्स्ट देखो भाई 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नदी समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है? तो जो त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है वो आपको इसमें बताना था। तो सागरमती, अहेली और अंधेरी ये है वो इसमें त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है। बाकी बनास, बेड़च, मेनाल ये संबंधित रहने वाली है। बनास, चंबल, बनास और सीब ये रामेश्वर के अंदर रहने वाली है। बनास, डाई और खारी ये भी आपके त्रिवेणी संगम में रहने वाली है। तो बाकी सभी त्रिवेणी संगम है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन जो है ये इसमें त्रिवेणी संगम नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 नंबर दे रखा है आपको। इसरो की मरुस्थलीय व भू अवनयन शटल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में डैश 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 दर्ज की गई। तो भू मरुस्थलीयकरण एवं भू अवनयन शटल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या दर्ज की गई? तो इसमें आपके आ जाएगी भाई 0.84% की कमी दर्ज की गई थी। यानी कि मरुस्थल थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि वृक्ष ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 0.84% की कमी दर्ज की गई। नेक्स्ट देखो 135 नंबर, भारत बंजर भूमि एटलस रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले की बंजर भूमि में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो सर्वाधिक बंजर भूमि में कमी दर्ज की गई वो आपके रहने वाला है बीकानेर के अंदर सर्वाधिक बंजर भूमि में कमी दर्ज की गई। नेक्स्ट देखो भाई 136 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 में दे रखा है सीमेंट प्लांट, सूची 2 में दे रखे हैं संबंधित जिले। तो कौन सी सीमेंट का प्लांट कौन से जिले के अंदर है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है श्रीराम सीमेंट, तो श्रीराम सीमेंट आ जाएगा आपके कोटा के अंदर। फिर दे रखा है एसीसी सीमेंट, तो एसीसी सीमेंट जो है ये आपके रहने वाला है बूंदी के अंदर। फिर दे रखा है आदित्य सीमेंट, तो आदित्य बिरला सीमेंट जो है वो आपके आ जाएगी चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर दे रखा है आपके जेके लक्ष्मी सीमेंट, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है ये आपके रहने वाली है सिरोही के अंदर। तो 1 में 1, 2 में 3, तो 1 में 1 और 2 में 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका एकदम करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो भाई 137 नंबर, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम किसका है? तो वो आपका आ जाएगा बाड़मेर जिला जो है इसका जन घनत्व 100 से भी कम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138 क्वेश्चन आपको दे रखा है 138 नंबर देखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि एक तरफ आपको दे रखे हैं खनन क्षेत्र, सामने दे रखे हैं उससे संबंधित खनिज, तो कौन सा इसमें संबंधित रहने वाला वो आपको बताना था। तो सबसे पहले दे रखा है आपको अकवाली और सतकुई, तो अकवाली और सतकुई का जो संबंध है ये तांबा से रहने वाला है। यानी कि सूची नंबर 2 में 4 नंबर इसमें रहने वाला है। फिर दे रखा है रामपुरा आगुचा, तो रामपुरा आगुचा जो है ये आपके सीसा और जस्ता से संबंधित रहने वाला है भाई। फिर दे रखा है जगतपुरा भूकिया, तो ये आपका आ जाएगा सोने से संबंधित रहने वाला है। फिर दे रखा है मांडो की पाल, तो मांडो की जो पाल है ये आपका आ जाएगी फ्लोराइड से संबंधित। फिर दे रखा है आपको सबला लोहारिया, तो सबला लोहारिया जो है ये आपके रहने वाला है लाइम स्टोन से संबंधित। यानी कि आपके देखो अगवाली सतकुई जो है ये तांबे से संबंधित है। रामपुरा आगुचा आपके सीसा और जस्ता संबंधित रहने वाला है। जगतपुरा भूकिया आपके सोने से संबंधित है। और मांडो की पाल जो है ये रहेगी फ्लोराइड से संबंधित। और सबला लोहारिया जो है ये रहेगा लाइम स्टोन। यानी कि ए में आ जाएगा 4 और बी में आएगा 5 और सी में आएगा आपके 2 और डी में आएगा आपके मांडो की पाल फ्लोराइड यानी कि 1 और साबला आपके आ जाएगा किसमें 3 में। तो 4 5 2 1 3 4 5 2 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आप 139 नंबर, सूरा घाट डैश 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 है जो डैश 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 में अवस्थित है। तो सूरा घाट जो है वो क्या है इसमें आपको बताना था। तो सूरा घाट जो है एक दर्रा है और ये मध्य अरावली के अंदर स्थित है। बिल्कुल सही बात है अभी, सूरा घाट एक दर्रा है और ये मध्य अरावली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 नंबर, विलास तथा लासी सहायक नदियाँ हैं। तो विलास और लासी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वो आपको आ जाएगी पार्वती नदी की सहायक नदियाँ है, विलास नदी और लासी नदी। नेक्स्ट देखो भाई 141 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों के आधार पर राजस्थान की मृदा का प्रकार बताइए। यानी कि आपको एक मृदा की विशेषता दे रखी है और इस विशेषता के आधार पर आपको बताना है कि ये विशेषता जो दे रखी है ये किस मिट्टी की दे रखी है। तो देखो इसकी विशेषता पढ़ो पहले आप। इसमें चिका व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है, यानी कि इसमें चिकनी भी मृदा मिलती है और दोमट मृदा, दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। दूसरा दे रखा है इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है, नमी जो है वो अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। और ये मृदा भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिले में मिलती है। तो ये कौन सी मृदा रहने वाली है? तो ये आ जाएगी आपकी लाल पीली जो मृदा है ये इसमें रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142 नंबर। राजस्थान वन प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कुल आकलित वनावरण क्षेत्र वर्ष 2021 की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम बताइए। तो इसमें अवरोही क्रम जो रहने वाला है वो आपका आ जाएगा 2 नंबर के उदयपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद बारां। अवरोही का मतलब है अभी सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। तो उदयपुर के अंदर वनावरण सर्वाधिक है, फिर अलवर के अंदर है, फिर प्रतापगढ़ के अंदर है और फिर बारां के अंदर रहने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें 143 नंबर। भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश जो भाग है ये किन समवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है। यानी कि अलवर और भरतपुर जो एरिया आता है मेवात वाला ब्रज प्रदेश, ये अधिकांश भाग किन समवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित रहता है। तो इसमें आपके रहने वाला है 600 से लेकर 700 मिलीमीटर वाली रेखाओं के बीच रहता है। यानी कि 600 से लेकर 700 मिलीमीटर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 144 नंबर। राजस्थान के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है। तो इसमें शैलें जो आएगी आपके वो रहेगी जुरेसिक एवं इयोसीन काल की रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 नंबर। जयपुर जिले की बंजारी तथा लक्ष्मी खनन क्षेत्र है। तो जयपुर जिले के अंदर जो बंजारी और लक्ष्मी जो खनन है क्षेत्र है वो क्या है, यानी किसका खनन होता है वहाँ से। तो वो आपके रहने वाला है अब्रक का खनन होता है। जयपुर की जो बंजारी और लक्ष्मी खनन है वहाँ से अब्रक है वो भरपूर रूप से निकलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थॉर्नवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो जो छायांकित क्षेत्र दे रखा है हाड़ौती और दक्षिणी राजस्थान दे रखा है आपको, ये किस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो वो आपका आ जाएगा CAW को प्रदर्शित करता है भाई, अति आर्द्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में क्रम से ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। तो किन जिलों के अंदर ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो वो आपके रहने वाला है पाली और टोंक। पाली के अंदर तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है और टोंक के अंदर नगरीय लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 नंबर। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार घटता हुआ क्रम बताइए। यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, घटता हुआ क्रम बताना है आपको। तो इसमें आपके रहने वाला है देखो कौन सा आएगा। तो सबसे पहला आएगा रघुनाथगढ़, फिर आएगा आपके ऋषिकेश, फिर आएगा आपके तारागढ़, फिर आएगा आपके नागपाणी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये अरावली की चोटियों का सही रूप से घटता हुआ क्रम रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 नंबर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवा अवशेष बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तो जीवा अवशेष बालू का स्तूप जो है वो आपका आ जाएगा अवरोधी जो बालू का स्तूप है ये जीवा अवशेष बालू का स्तूप कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किस जिले के समूह में पाई जाती है। तो किस जिलों के समूह में BSHW है वो पाई जाती है। तो इसमें आपके रहने वाला है पाली, सिक्कर और झुंझुनू जो एरिया आता है इसके अंदर BSHW जलवायु पाई जाती है भाई। तो ये था भाई आज आपके सेकंड ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन 150 क्वेश्चनों का। और पेपर सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं कि हाँ भाई बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और ये था अभी आज के मेजर टेस्ट नंबर 2 था। और इसी प्रकार अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो साइंस से, या रीट लेवल 2 SST की तैयारी कर रहे हो, तो उसके भी टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा।
और आखिर में यही कहना है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई सब्सक्राइब करने से आपके पैसे कट जाएंगे या फिर आपका नेट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। एक क्लिक कर दो बस, ताकि कोई भी आपको कोई भी सोल्यूशन डालूंगा मैं यूट्यूब पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।